देखिए ऐसा बहुत सारा फार्मूला मिलेगा आपको मॉडर्न फिजिक्स में, खास करके आज चैप्टर पढ़ा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो कितना आप याद रखिएगा, सब याद रखना ज़रूरी नहीं भी है। सच बात यह है, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में कुछ लिमिटेड फार्मूला ही याद करें जिससे सारा क्वेश्चन बन जाए तो ये ज़्यादा अच्छा चॉइस रहेगा। हम आज आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि क्या ऐसा चीज़ याद कर ले जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, चलिए। इतना सब इस तरह का हार्ड फार्मूला याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। ये वीडियो आज आप पूरा देखिए, आज आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक शॉर्ट रिवीजन रहेगा इस चैप्टर पर, बाकी हम डिटेल में आगे ज़रूर पढ़ाएंगे। अपने जो सीरीज स्टार्ट करेंगे, एक सिरे से पूरा कोर्स पढ़ाएंगे हम इसी चैनल पे। चलिए, थैंक यू। अगर आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न फिजिक्स का ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो टॉपिक है, जो हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं, बहुत काम आने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये। आप इसमें हल्का से मेहनत करेंगे, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 4 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के बारे में आप थोड़ा बहुत आपको पता होगा, जो आप ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे। कोई भी चीज़ जैसे अलग अलग वेवलेंथ्स का रेडिएशंस निकाल रहा है तो उन सबको ऑब्जर्व करना, सबको पढ़ना। वो जो बैंडविड्थ आ रहा है पूरा रेडिएशंस का, यहाँ से वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक का, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अलग अलग रेडिएशंस निकाल रहा है। अब कोई रेडिएशन क्यों निकालता है? ठीक है, तो रेडिएशन हर एक बॉडी लगातार निकालता ही रहता है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है। तो 0 केल्विन तो अब पॉसिबल ही नहीं है। आइडियल सिचुएशन में 0 केल्विन होता है, ऐसे तो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हर एक बॉडी लगातार रेडिएशंस निकाल रहा है और लगातार रेडिएशंस ले भी रहा है। इसका मतलब रेडिएशन क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हर एक बॉडी लगातार कुछ एनर्जी इमिट कर रहा है, कुछ एनर्जी ले भी रहा है। ठीक है, अब इसी लेन देन में अगर हम लोग सिर्फ पर्टिकुलरली हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह का रेडिएशन वो निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है और कैसे एनर्जी ले रहा है। उसी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो क्या इस चैप्टर में सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के बारे में ही पढ़ना है? मेनली हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन एक और टर्म आता है हाइड्रोजन लाइक एटम। अब ये सब चीज़ को धीरे धीरे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करते हैं। एक बार पोटेंशियल एनर्जी समझा देते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस है इसमें, इसका एटॉमिक नंबर है Z। ठीक है, Z प्रोटॉन्स है इसके अंदर और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इससे कुछ दूरी पे हम एक इलेक्ट्रॉन को रखे हैं तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में। आप जानते हैं अट्रैक्शन तो होगा ही। ठीक है, तो इस पर इस तरफ एक फोर्स लग गया। कौन सा फोर्स? कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, K Q1 Q2 r स्क्वायर पढ़े थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो कूलम्ब्स फोर्स इस पर इस तरफ का लग गया। ठीक, अब देखिए हम क्या किए कि इस इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ लिए, इधर जाने नहीं दे रहे हैं, और पकड़ लिए तो इसके कारण हमको इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना पड़ेगा इस पे, इस तरफ का। ठीक है, और अब हम इसको धीरे धीरे इसके नज़दीक आने देंगे। ठीक है, आने देंगे इसके नज़दीक। तो हम इस पर उस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स का डायरेक्शन है ये, और ये जा रहा है इस तरफ। किसके कारण जा रहा है? इस फोर्स के कारण इस तरफ जा रहा है, जिसका डायरेक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट का। तो F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हुआ? मेरे कारण वर्क डन, जो कि नेगेटिव होगा। देख सकते हैं आप, नेगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। 180 डिग्री cos 180 डिग्री -1, तो नेगेटिव होगा वर्क। ठीक है, तो अगर नेगेटिव होगा वर्क तो वो जो नेगेटिव वर्क हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? जो नेगेटिव वर्क हम इस पर कर रहे हैं वो किस चीज़ में आखिर स्टोर हो रहा है? मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट किया, इसको यहाँ पे ला करके हम रख दिए E- को। ठीक है, इस डिस्टेंस पे रखें, यहाँ से R डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे हम इस इलेक्ट्रॉन को रखे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का जो हम वर्क किए नेगेटिव वर्क, वो कहाँ गया? तो वो इस पूरे सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। समझ गए यहाँ तक? पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में वो जो एनर्जी, जो वर्क हम किए वो स्टोर हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, आप ही बताइए। वर्क हम क्या किए हैं? तो पढ़े होंगे कि वर्क डन जो होता है वही होता है चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम वर्क नेगेटिव किए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है फाइनली वहाँ इन्फिनाइट डिस्टेंस पे क्या था? 0। तो यहाँ पर क्या होगा? चेंज इन एनर्जी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है, तो फाइनली हमको इस जगह पे एनर्जी पता चल चुका है, जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है? नेगेटिव। और नेगेटिव कितना? जितना हम वर्क किए हैं। ठीक है, अब आप पढ़े होंगे, फार्मूला भी आपको पता होगा कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक, कि यहाँ पर जो इस पे पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है इस सिस्टम का, वो कितना है? क्या होता है? K Q1 Q2 r। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है। तो चलिए यहाँ पे एक बार वैल्यू बैठा के देख लेते हैं। तो Q1 यानी कि Z प्रोटॉन्स है, तो Z इंटू E मतलब वैल्यू ऑफ चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन इन कूलम। तो क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो इन टू Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन बाई आर, क्या आ जाएगा kZe²/r, ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो इतना वर्क इस पे नेगेटिव में किए और इतना इसका पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे। अच्छा अब थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर यहाँ पे लाके हम छोड़ दिए, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इसमें आके सट जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें आके ना सटे तो क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि इसको हम उधर का एक वेलोसिटी दे दिए, परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी दे दी, टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दिए। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, अब ये चीज़ आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा। प्लैनेट अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ग्रेविटेशनल में आप पढ़े हैं, टू स्टार सिस्टम, टू बॉडी रोटेटिंग सिस्टम आप रोटेशनल में पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो उन दोनों के बीच में भले ही अट्रैक्शन है, लेकिन इनर्शिया के कारण उनका डिस्टेंस घटता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, इसका डिस्टेंस इसलिए नहीं घट रहा है क्योंकि इसमें इनर्शिया है। ठीक है, इसमें हल्का सा चेंज है, वो हम आगे बढ़ के आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इस पर एक उस तरफ का फोर्स लग जाएगा, ये सोच सकते हैं mv²/r। अगर हम इसी फ्रेम पे बैठ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे हम बैठ गए, तो हमको क्या लगेगा कि एक उस तरफ फोर्स लग रहा है mv²/r और एक इस तरफ लग रहा है कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स। तो अगर हम फोर्स का बात करते हैं, ये तो हुआ एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी हुआ। अगर फोर्स का बात करते हैं तो फोर्स कितना होगा, kq1q2/r², kZe²/r²। अब ये जो फोर्स है यही किसके बराबर होगा, mv²/r। किसके फ्रेम में, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी भले है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, तो एक एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका उल्टा हमको लगाना है स्यूडो फोर्स, हम अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में बताएं। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स हम लगा दिए हैं। तो ये जो मेरा एक रिलेशन आया, कूलम्ब्स फोर्स बराबर ये, ठीक है, न्यूटन लॉ से मुताबिक एक सिंपल सा एक रिलेशन मेरा आ गया। ठीक है, mv²/r = kZe²/r²। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि r और वेलोसिटी के टर्म में हमको एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, एक रिलेशन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा देर बाद यूज़ करेंगे। अब एक बात और है, आप यहाँ से इसको हम किसी भी जगह पे अगर मान लीजिए रोक दिए तो ज़रूरी नहीं है कि घूमते रहेगा और इसी जगह पर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बताते हैं। ठीक है, देखिए क्यों ज़रूरी नहीं है। ये प्लस चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से डिस्टेंस है r का, और ये इस तरह का सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, भले ही इसका कूलम फोर्स और mv²/r दोनों बराबर हो गया, भले बराबर हो गया, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस ना घटे। प्लैनेट वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था, या फिर टू बॉडी सिस्टम, टू स्टार सिस्टम, ऐसा नहीं हो रहा था इसमें। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर है फिर भी ये अंदर ना आए। समझ रहे हैं, स्यूडो फोर्स अगर उधर लग रहा है और kZe²/r² इधर लग रहा है तो दोनों बराबर भी है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि ये अंदर ना आए। हो सकता है कि इसमें अंदर आकर के फिर भी आ जाए। क्यों ऐसा हो सकता है बताते हैं। देखिए, कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। कोई भी चार्ज, दूसरा नियम ये भी है कि कोई भी चार्ज अगर वेलोसिटी में है किसी भी फ्रेम पे, फ्रेम डिपेंडेंट होगा ऑब्वियसली, कोई भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कोई चार्ज अगर वेलोसिटी में है तो उसके रिस्पेक्ट में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है साथ में, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो करता ही है चार्ज। ठीक है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है, कोई चार्ज बॉडी एक्सेलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन साथ में वो रेडिएशन भी इमिट करता है, ये नियम है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो करता ही है प्रोड्यूस, लेकिन साथ में रेडिएशंस भी इमिट कर रहा है। अगर ये रेडिएशंस इमिट कर रहा है तो इसका मतलब एनर्जी ये इमिट कर रहा है। अगर ये एनर्जी इमिट कर रहा है तो धीरे धीरे इसको आकर के इसमें सट जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, और केमिस्ट्री में आप बेसिक्स पढ़ चुके हैं, तो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, और मतलब हम उसके बारे में बताएंगे भी नहीं अभी, क्योंकि ज़्यादा फिर डिटेल में जाके क्या फ़ायदा। अभी अपने टॉपिक पे आते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन बोला, क्यों बोला, क्या गलती है, वो सब आप पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं इस पर। तो ये जो इसके चारों तरफ घूम रहा है तो ये अपना रेडिएशन इमिट करके इसमें सट ना जाए, इसमें आके कोलाइड ना कर दे, इसके लिए हमको यहाँ पे एक नियम बताया गया है। मतलब सबको आप पढ़े भी होंगे, एक नियम बताया गया है। ठीक है, तो नियम क्या बताया गया है आपको याद होगा, आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं। ये जो डिस्टेंस r होता है ना, ये ज़रूरी नहीं कि कुछ भी हो जाए।
ये एक डिस्टेंस होता है। ये क्या है? ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो ऑर्बिट आप कभी ऐसा सुने हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट या 1.5 ऑर्बिट, है ना? नहीं सुने हैं। क्वांटम नंबर आपको याद है, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 1.5 कहीं देखे हैं? नहीं, होता भी नहीं है, इसलिए नहीं सुने। तो हम भी आज नहीं सुनाएंगे, होता ही नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम ही है क्वांटम नंबर, क्योंकि वो क्वांटाइज्ड होता है। क्यों क्वांटाइज्ड होता है? n बराबर अगर 1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। तो n बराबर 2 होगा, सीधा 2 होगा। 1.5 नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर 1.5 पे ला करके उसको छोड़े हैं, याद कीजिए जो स्टार्टिंग में अभी बताए थे, इलेक्ट्रॉन को ला करके एक जगह पे वेलोसिटी देख के छोड़ दिए। तो अगर हम उसको n बराबर 1 के रेडियस पे ला के छोड़ते हैं, एक फार्मूला होता है जिससे आप n के रेस्पेक्ट में रेडियस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो सब आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम किसी डिस्टेंस पे ला के छोड़ें, ताकि n बराबर 1 आ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को छोड़ें, रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ऑर्बिट में छोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 के डिस्टेंस पे अगर हम छोड़ देते हैं तो नहीं रहेगा वहाँ पे। तो होगा क्या? वो थोड़ा सा रेडिएशन इमिट करेगा और 1 पे आ जाएगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये अपना रोटेट कर रहा है मज़े से। जो भी वेलोसिटी होगा, जो भी फार्मूला के मुताबिक n बराबर n के रिस्पेक्ट में कुछ फार्मूला होता है, इस फार्मूला के अनुसार आप n को डाल के आप रेडियस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो n बराबर 2 पे जो वेलोसिटी होना चाहिए था वो आप दे करके इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे n बराबर 1 पे जो वेलोसिटी होना चाहिए था वहाँ पे वो दे करके आप इस रेडियस पे छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ दिए बीच में, ताकि n बराबर 1.5 आ जाए, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के बाद सीधा 2 होता है। यहाँ पे छोड़ेंगे आप तो ये घूम रहा है, यहाँ से कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, कुछ एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। घूमना तो शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे 2 स्टार सिस्टम जो रोटेट करता है, जो भी जैसे सिंपल मैकेनिक्स रोटेट होता है, रोटेशनल, वो सारा लॉ आप यहाँ भी लगा सकते हैं। mv²/r = kz² कूलम फोर्स बाई r² लगा दीजिए, तो वो घूमना तो यहाँ पे शुरू कर देगा, पर अपना रेडियस धीरे धीरे घटा देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है, क्वांटम मैकेनिक्स इसको कहते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स से हल्का सा अलग है, बस ये। क्योंकि यहाँ पे क्वांटम लेवल पे हम लोग सोच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को सोच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो घूमना शुरू कर रहा है यहाँ पे किसी बीच में, n बराबर 1 से 2 के बीच में, तो ये तो चार्ज है, ये रेडिएशन इमिट करेगा ही। तो यहाँ पे रेडिएशन इमिट किया और फिर n बराबर 1 पे आकर के स्टेबल हो गया, तो ये स्टेबल ऑर्बिट पे आ गया, अब नहीं इमिट करेगा ये, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वांटम नंबर्स को, मतलब ये जो क्वांटम नंबर्स होता है, ये क्वांटाइज्ड होता है। n बराबर 1 ही पे स्टेबल है, n बराबर 2 ही पे स्टेबल है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये जानना हम लोग का काम नहीं है, बस होता है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या सीखे? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो उसी मुताबिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n बराबर 1 या n बराबर 2 जो रेडियस होना चाहिए था, उसी रेडियस पे इलेक्ट्रॉन अगर घूमे तो स्टेबल है वो। अगर कहीं और घूम रहा है तो वो थोड़ा एनर्जी इमिट करके अपने स्टेबल ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन था, सेंटर था, मतलब न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे घूम रहा है चारों ओर, ठीक है, v वेलोसिटी से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों ओर, इस दौरान एक तो आपको बताएं कि क्वांटाइज्ड होता है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये जो सारा एनर्जी नहीं हो सकता, एनर्जी सिर्फ कुछ कुछ ही हो सकता है, ठीक है। जैसे कहीं पे भी घूम रहा है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा और कुछ टोटल एनर्जी होगा। ये हम अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में बता चुके हैं आपको। मेरा एक शॉर्ट्स का चैनल है, आप देखे होंगे, तो इसी चैनल के होम पेज को खोलिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, बहुत सारा शॉर्ट्स है, ढेरों शॉर्ट्स है। आप चाहें तो शॉर्ट्स से ही पूरा फिजिक्स पढ़ सकते हैं, लगभग 60 सेकेंड के से भी कम टाइम में, ठीक है। तो देखिए, वहाँ पे हम बताए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो ये सारा रिलेशन जो है किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे, फिक्स्ड डिस्टेंस पे ही हो सकता है। मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस पर ही ये सारा एनर्जी पॉसिबल है, बीच में एनर्जी पॉसिबल नहीं है। अगर थोड़ा कम बेसी हो रहा है तो वो रेडिएट करके अपना स्टेबल ऑर्बिट पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक और चीज़ होता है जो कि क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। बोहर साहब कहे थे, BOHR, बोहर साहब, जो भी आप बोलिए, तो वो कहे थे, वो साइंटिस्ट, कि एक और चीज़ होता है जो कि क्वांटाइज्ड होता है।
वो होता है इसका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है, मान लीजिए ये डिस्टेंस r है यहाँ से, इसका मास है m e, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा m(e)v(r), यही होता है एंगुलर मोमेंटम मैकेनिक्स के अनुसार। ठीक है, m(v)r। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम कांस्टेंट होता है। वो क्या है देखिए, इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n लिखे यहाँ पे इंटू h/2π, यहाँ पे h तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, h/2π एक कांस्टेंट आया। तो एंगुलर मोमेंटम ये नहीं कि कुछ भी एग्जिस्ट कर जाएगा, वो सिर्फ इसी टर्म का इंटीग्रल मल्टीपल पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि n पे अगर 1 2 3 आप डाल सकते हैं, 1.5 नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1.5 h/2π ये नहीं हो सकता है, ये एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो वो थोड़ा सा एनर्जी एमिट करेगा, ये लेगा और फिर अपने स्टेबल ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेबल ऑर्बिट कौन सा होगा, जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h/2π आ गया, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट आ गया। या फिर उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2π आ गया, यानी कि वो सेकेंड ऑर्बिट है, यहाँ पे स्टेबल हो सकता है। n का वैल्यू बैठाते जाइए, लेकिन इंटीजर ही बैठाना है, तो यहाँ पे स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ से आपको एक और रिलेशन मिल गया n और r के टर्म में और v के टर्म में। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ रिलेशन निकाला गया और कुछ कुछ फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, देखिए याद बहुत कुछ रखना है, लिमिटेड चीज़ याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आपको बताते हैं कि क्या क्या याद रखना है। देखिए बहुत सारा फार्मूला है, जो कि जितना भी अभी रिलेशन हम आपको बताएं, v और r को n के रिस्पेक्ट में जो भी रिलेशन आया, इन सब के रिलेशन से एक कुछ फार्मूला डिराइव किया गया। v का फार्मूला यानी कि वेलोसिटी का फार्मूला nth ऑर्बिट में, एनर्जी का फार्मूला, टोटल एनर्जी जो है उसका फार्मूला nth ऑर्बिट में कितना होगा, रेडियस कितना होगा, डिस्टेंस यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना होगा nth ऑर्बिट में, सब कुछ आपको n के टर्म में चाहिए। ऐसा कुछ चाहिए था तो उस तरह का फार्मूला बनाया गया। आप सिंपली n पुट किए, n=1, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितना होगा, तो थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितना होगा, रेडियस कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, ये सब कुछ फार्मूला डिराइव किया गया था। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन अभी नहीं देखते हैं आज, मतलब बाद में हम कभी जब पूरे नए सिरे से वीडियो को बनाएंगे, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आगे चल के तब हम बनाएंगे, तब डेरिवेशन बता देंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारा फार्मूला है, आपको सब नहीं याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कुछ ही चीज़ आप याद रखिए जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कई बार सिर्फ यही सब चीज़ याद रख करके आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली। ये चीज़ मेरा देखा हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि क्या क्या चीज़ याद रखना है। सबसे पहले एक फार्मूला आप देख लीजिए कि एनर्जी का, टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में होता कितना है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना होता है, mz² e⁴ डिवाइडेड बाई ε0 स्क्वायर 8 मल्टीप्लाइड बाई ε0 स्क्वायर। ठीक है, n² और h²। अब देखिए इस टाइप का आपको बहुत फार्मूला मिलेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चैप्टर में, मॉडर्न फिजिक्स में, लेकिन आपको इतना याद नहीं करना है। ये फार्मूला आप बिल्कुल याद मत कीजिए, इससे बहुत कम याद करने से भी आपका काम चल जाएगा। अधिकतर एग्जाम में सिर्फ उतना ही से क्वेश्चन आता है और उतना ही से काम चल जाएगा। और याद तो काफ़ी कुछ रखना है ना, बहुत कुछ लेके जाना है एग्जाम में। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, h² क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, ε0² कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, E यानी कि 1.6 वाला जो चार्ज होता है 10⁻19 कूलम, वो भी कांस्टेंट। तो Z और N ही बदल रहा है। उसमें भी अगर आप एटम को एक बार कांस्टेंट रख लें, जिस एक ही एटम के बारे में बात कर रहे हैं, या तो हाइड्रोजन, लिथियम, या फिर कोई भी मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में, तो उसमें Z भी कांस्टेंट हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे, सब तो कांस्टेंट, एक N वेरी कर रहा है। तो सीधा आप nth ऑर्बिट में निकाल सकते हैं एक झटके में कि उसमें टोटल एनर्जी कितना होगा। चलिए अब इसको जरा सा जो कांस्टेंट है उसको एक जगह पे रख लेते हैं। मान लीजिए सारा कांस्टेंट मिला करके ये सबको कांस्टेंट मिला के हम E0 बोल देते हैं उसका वैल्यू को। ठीक है, इंटू z²/n²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम z को 1 डालते हैं, यानी हाइड्रोजन की बात हो रही है, n को भी 1 डालते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो z और n को अगर 1 डालते हैं तो एनर्जी इज इक्वल टू E0 आया। तो यानी कि E0 क्या है, E0 एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में। समझ गए, तो E0 होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
टोटल एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, टोटल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, जो कि नेगेटिव में होता है ना। तो इस पूरे कांस्टेंट पे वैल्यू डाल करके ई नॉट का वैल्यू निकाला गया। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो वो कितना आता है, वैल्यू उसका क्या है, याद रखने वाला बात है ये कि उसका वैल्यू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये एनर्जी कितना आया, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम बोलेंगे सेकंड ऑर्बिट में निकालिए हाइड्रोजन एटम के, तो क्या करेंगे, Z पे तो 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन एटम में, और N की जगह पे आप 2 डाल देंगे। N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N की जगह पे अगर आप 2 डालें तो सेकंड ऑर्बिट में निकालना होगा कि नहीं। देखिए निकाल के, सेकंड ऑर्बिट में कितना होगा एनर्जी, -13.6 डालिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इनटू Z की जगह पे 1 का स्क्वायर और N की जगह पे 2, तो 4, इसको काटिए तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आ गया। तो यानी कि ये एनर्जी है सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है। चलिए थर्ड में भी निकाल के देख लेते हैं। तो E3 क्या होगा, E3 यहाँ पे देख लेते हैं। E3 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, इनटू Z की जगह पे 1 और N की जगह पे 3 डालें तो 9 से डिवाइड कीजिए इसको, ये कट जाएगा, लगभग ये 1.5 आ गया माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यानी कि थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितना है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो हुआ एनर्जी, ये सब आगे हम बताएंगे एनर्जी लेवल के बारे में, किसमें क्या एनर्जी है। अभी आप कुछ ज़रूरी फार्मूला देख लीजिए। ये तो हुआ एनर्जी का, टोटल एनर्जी का। वेलोसिटी और रेडियस का भी एक फार्मूला होता है, वो सब आप देख लीजिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है, E0 इंटू Z²/n²। उसी तरह से वेलोसिटी का फार्मूला होता है V0 इंटू Z/n। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, v, तो एनर्जी क्या होगा, v² पे डिपेंड कर रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv², v² पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर एनर्जी Z²/n² है तो वेलोसिटी क्या होगा, उसका रूट सीधा Z/n, तब ना इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह का डायमेंशंस मिल रहा है हमको, ठीक है, इसका स्क्वायर पे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या था, E0 फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे ये V0 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये कुछ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट होता है, कुछ 6 मीटर पर सेकंड, कुछ ऐसा होता है। ये छोड़िए, इसका वैल्यू याद नहीं करना है। आगे देखिए, डिपेंड क्या कर रहा है, किस पर कर रहा है, ये याद रखना है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप ये याद रखिए कि E इज इक्वल टू, इसको तो आपको पूरा ही याद रखना है, वैल्यू -13.6, लेकिन इसको ये भी याद रखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n² होता है। उसी तरह से रेडियस क्या होता है, R0 इंटू n²/z। फिर यहाँ से R0 क्या है, रेडियस ऑफ, मतलब डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ ½ एंगस्ट्रम होता है, 0.5 एंगस्ट्रम कुछ होता है, ठीक है। छोड़िए उसको, वैल्यू याद रखना आपको ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है n²/z के। तो ये वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो R किस पर डिपेंड कर रहा है, n²/z पे, V किस पे डिपेंड कर रहा है, Z/n पे, और E कर रहा है Z²/n² पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n², इसको आप याद रखिए। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n, ये भी याद रखिए। और रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, ये भी याद रखिए। अब देखिए याद क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डिपेंड करता है कि नहीं, ½ mv²। तो जो वेलोसिटी का जो होगा फार्मूला, उसका स्क्वायर होगा, सिंपली वही तो है, Z²/n², वेलोसिटी है Z/n, सीधा रूट लगा दिए हम, ठीक है। ये बस आपको ये याद रखना बचा, R इज इक्वल टू n²/z, समझ गए। तो ये हुआ रेडियस। बस इस तीनों को याद रखिए फार्मूला, ये तीनों बहुत ज़रूरी है, आप विश्वास कीजिए। ये सब इतना बड़ा बड़ा फार्मूला, मतलब जो पहले बताए थे वो सब अगर याद रखिए दिक्कत होगा। ये तीनों याद रखिए, क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। अगर आपको बहुत कुछ भी नहीं याद है, सिर्फ इतना याद है, तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा।
और हम अपने शॉर्ट्स में कुछ ऐसा भी बताएं कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, वो भी याद रखिए। ठीक है, आपको मिल जाएगा शॉर्ट्स में, चैनल में जाइए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ऐसे हम आपको यहाँ पे भी बता देते हैं। देखिए जो टोटल एनर्जी होता है, जितना वो होता है ना टोटल एनर्जी, उसमें से आप बस माइनस हटा दीजिए, वही आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें बस माइनस लगा दीजिए तो वो टोटल एनर्जी हो गया। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो टोटल एनर्जी है ना उसी का डबल कर दीजिए, सिर्फ डबल ऑफ टोटल एनर्जी। बस इस रिलेशन को आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा। यानी कि अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं भी पढ़े, मॉडर्न फिजिक्स में कुछ नहीं भी पढ़े हैं, तो हो सकता है कि इसी से आपको क्वेश्चन आ जाए। हम आपको दिखा देंगे प्रीवियस ईयर, अभी हम कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जैसे कि n बराबर 1 है, 2 है, 3 है, n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पे चला गया, अब वहाँ से जब वो वापस आएगा तो उस दौरान वो कुछ ना कुछ रेडिएशन तो निकालेगा। तो उस रेडिएशंस को समझना है, वही है, उस रेडिएशंस को समझना है तो वो होता है सीरीज़, कई तरह का सीरीज़ होता है, उस पर बेस्ड भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो उस तरह का क्वेश्चन को पढ़ने के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा सीरीज़ होता है, लाइमन सीरीज़ होता है, बाल्मर सीरीज़ होता है, आप लोग सुने भी होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। तो उस पर वीडियो हम एक बना देंगे और जल्दी ही उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन होता है, मेन क्वेश्चन उसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अभी जो पढ़ा है ये भी इंपॉर्टेंट है, और आगे जो पढ़ाने वाले हैं अलग अलग सीरीज़, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, वो सब, तो उस पर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि n बराबर 4 से इसमें आ रहा है, वो सीधा दे देगा सीरीज़ का नाम दे दिया या फिर रीजन का नाम दे देगा, अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन। तो वो सब चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, वो याद रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल देंगे जितना जल्दी हो सके। ठीक है, थैंक यू।